हेलो दोस्तों, क्राइम रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी है दिल्ली की रहने वाली 23 साल की प्रीति राठी की। 2013 में जब प्रीति के साथ ये हैवानियत हुई तो उस वक्त पूरा देश इस पर रोया था। दोस्तों, कौन थी प्रीति राठी और आखिर क्या हुआ था प्रीति के साथ, जानेंगे आज की इस कहानी में। प्रीति दिल्ली के नरेला की रहने वाली थी और उसने दिल्ली में ही अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति नौकरी की तैयारी कर रही थी और बहुत जल्द ही उसने इंडियन नेवी का एग्जाम भी पास कर लिया और उसे इंडियन नेवी के INHS अश्विनी में लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पर चुन लिया गया। प्रीति को मुंबई में INHS अश्विनी के नेवी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना था। तारीख 1 मई 2013। वैसे तो ये दिन और दिनों की तरह ही एक आम दिन था, लेकिन 23 साल की प्रीति के लिए ये दिन बहुत ही खास था। प्रीति आज पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी और वो भी सपनों के शहर मुंबई में। क्योंकि बेटी पहली बार दिल्ली के बाहर जा रही थी तो प्रीति को मुंबई तक छोड़ने उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी उसके साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। ट्रेन अपने तय समय पर शाम को लगभग 4 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचती है और प्रीति अपने पिता और चाचा चाची के साथ इस ट्रेन में सवार हो जाती है। इस ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ थी और सीट खाली ना होने की वजह से कई लोग खड़े होकर भी सफर कर रहे थे। इसी ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक ऐसा लड़का भी था जिसने रूमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था और सर पर कैप पहन रखी थी। वो बार बार अपनी सीट से उठकर बाथरूम की तरफ जाता और फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता और इसी दौरान वो बार बार प्रीति को भी देखने की कोशिश करता और उस पर अपनी नजर रखे हुए था। इसके बाद भीड़भाड़ और गहमा गहमी के बीच रात के समय सभी लोग सो जाते हैं। सुबह के करीब 4 बजे वो लड़का एक बार फिर से बाथरूम की तरफ जाता है और वहां खड़ा होकर प्रीति का इंतजार करता है, लेकिन प्रीति बाथरूम की तरफ नहीं आती। इसके बाद धीरे धीरे लोग भी उठने लगते हैं और ट्रेन भी सुबह के करीब 8 बजे अपनी मंजिल मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। और अब तारीख होती है 2 मई 2013। प्रीति अपने पिता और चाचा चाची के साथ ट्रेन से उतरती है। 16 घंटे के सफर के बाद प्रीति को भी अब थोड़ी थकान होने लगती है और वो अपने पिता और चाचा चाची से कुछ कदम पीछे चल रही थी। इसी दौरान चलते हुए अचानक से प्रीति के कंधे पर एक हाथ आता है। प्रीति एकदम से रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसके कंधे पर हाथ रखा है। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को रूमाल से छिपाकर उसकी बोगी में ही बैठा हुआ था और बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के को देखने के बाद जब तक प्रीति कुछ समझ पाती, वो लड़का अपने हाथ में पकड़े हुए एक च्यवनप्राश के डिब्बे में से कुछ उछालकर प्रीति के चेहरे पर फेंकता है और उस चीज को फेंककर वहां से तेजी से भागता है। जैसे ही वो फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर गिरती है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है। बेटी के चीखने की आवाज सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर प्रीति के पास पहुंचते हैं। वहां मौजूद दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखते ही लोग समझ जाते हैं कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जब प्रीति को संभालते हैं तो एसिड के कुछ छींटे उनके भी हाथों पर लग जाते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन होने लगती है, लेकिन फिर भी वो सभी अपनी परवाह किए बगैर प्रीति को संभालने लगते हैं। प्रीति के पिता और चाचा कुछ लोगों की मदद से प्रीति को उठाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाते हैं। वहां से प्रीति को और उसके साथ घायल हुए सभी लोगों को तुरंत ही पास के एक गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और इस घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है और मौके से सारे सबूतों को भी इकट्ठा करती है। इधर गुरु नानक हॉस्पिटल में जरूरी सुविधाएं ना होने के कारण प्रीति को तुरंत पास के ही मसीना हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और इसके बाद प्रीति का इलाज शुरू किया जाता है। घटनास्थल से सारे सबूत और लोगों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस प्रीति का बयान लेने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन प्रीति के जख्म इतने गहरे थे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। उसके गले पर इतने गहरे घाव थे कि उसकी आवाज ही चली गई और उसका चेहरा भी पूरी तरह जल चुका था और इस कारण प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। धीरे धीरे ये खबर टीवी और अखबारों के जरिए पूरे देश में फैलने लगी।
लोग एसिड अटैक के विरोध में सड़कों पर उतरने लगे। देखते ही देखते ये मुद्दा पूरे देश भर में छा गया और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे और जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को पकड़कर उन्हें सजा देने की मांग शुरू हो गई। इधर पुलिस के ऊपर भी बहुत भारी दबाव था, लेकिन पुलिस की मजबूरी ये थी कि अपराधी के बारे में कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस ने घटना स्थल पर मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल डाले और यहाँ एक इत्तेफाक ये भी था कि जिस जगह प्रीति के ऊपर एसिड फेंका गया उस जगह पर किसी भी सीसीटीवी कैमरे का कोई एंगल ही नहीं था। इसके बाद उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयानों के आधार पर अपराधी का स्केच बनवाया गया और अपराधी की तलाश शुरू कर दी गई, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसके बाद अपराधी की पहचान के लिए जब उस स्केच को प्रीति को दिखाया गया तो स्केच देखने के बाद जवाब में प्रीति एक कागज पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। इसी बीच इस घटना के बाद तीसरे दिन 4 मई 2013 को एक पवन कुमार नाम का लड़का प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति की हालत के बारे में पूछने लगता है। पवन कुमार भी दिल्ली के नरेला में ही प्रीति के पड़ोस में रहा करता था और बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और प्रीति का दोस्त भी था। प्रीति की बहन तनु पवन के इस फोन की जानकारी अपने पिता को देती है और प्रीति के पिता भी इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और बताते हैं कि पवन कुमार नाम के लड़के ने फोन करके प्रीति की हालत के बारे में पूछा है। क्योंकि प्रीति ने भी अपने बयान में पवन कुमार का नाम लिया था और पवन ने भी फोन करके प्रीति की हालत के बारे में पूछा, तो इसलिए पुलिस शक के आधार पर 9 मई 2013 को पवन कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार करती है और पूछताछ शुरू करती है। लेकिन फिर पवन से पूछताछ और जांच पड़ताल करने के बाद ये बात निकल के आती है कि 2 मई 2013 को पवन मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो तो रोहतक में था। इसके बाद पवन को छोड़ दिया जाता है। इधर प्रीति की हालत भी हर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में लाए हुए प्रीति को कई दिन हो गए थे और उसकी कई सर्जरियां भी की जा रही थी, मगर प्रीति की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद हो रहे थे। फिर इसके बाद प्रीति को मसीना हॉस्पिटल से रेफर करके बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार की तरफ से भी प्रीति के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी प्रीति की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही थी और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई। अब तक प्रीति के साथ हुई इस घटना को हुए 1 महीना हो गया था और आखिर में 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रुकने की वजह से मौत हो गई। प्रीति की मौत की खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। प्रीति की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया गया, लेकिन प्रीति के घर वाले इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली जाती है। खैर, इसके बाद सरकार की तरफ से इस घटना की सही से जांच करने का आश्वासन मिलने के बाद प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद प्रीति के पिता अमर सिंह राठी कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाते हैं और क्राइम ब्रांच मुंबई से इस मामले की जांच करवाने की मांग करते हैं। अब तक इस घटना को हुए करीब 7 महीने हो चुके थे और पुलिस अभी भी अपराधी को नहीं पकड़ पा रही थी। इसके बाद कोर्ट भी प्रीति के पिता की मांग को मानते हुए इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच से जांच करवाने की मंजूरी दे देता है। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ में ये केस आते ही क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस घटना की जांच के लिए प्रीति के घर पहुंचते हैं और प्रीति के रिश्तेदारों से जानकारी जुटाते हैं। प्रीति के एक रिश्तेदार ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को बताया कि प्रीति के पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का अंकुर पवार प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया। इसके अलावा अंकुर प्रीति से ही शादी करने की जिद भी कर रहा था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया और फिर इसी के बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी। पुलिस के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और फिर इसके बाद पुलिस अंकुर पवार को पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को उठा लेती है और पूछताछ के लिए उसे मुंबई क्राइम ब्रांच में ले जाती है। अंकुर से पूछताछ में जब पूछा जाता है कि 2 मई 2013 को तुम कहां थे, तो इस पर अंकुर कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाता है और बार बार अपना बयान बदलने लगता है। इसके अलावा अंकुर से पूछताछ में पुलिस को अंकुर के हाथों पर जलने के निशान भी दिखते हैं, क्योंकि जब उसने प्रीति के ऊपर एसिड फेंका तो उसके कुछ छींटे उसके हाथों पर भी गिरे थे।
अंकुर के बार बार बयान बदलने और उसके हाथों पर जलने के निशान देखकर पुलिस का शक और बढ़ने लगता है। लेकिन फिर थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने पर अंकुर अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस को सारी कहानी सुनाता है। पुलिस की पूछताछ में अंकुर बताता है कि वो प्रीति को बहुत पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था, तो इस बात से वो काफी चिढ़ गया था। इसके अलावा प्रीति की इंडियन नेवी में नौकरी भी लग गई थी और अंकुर अभी तक बेरोजगार था, तो इस बात को लेकर अंकुर के घर वाले भी उस पर बहुत ताने मारते थे। इन सब चीजों की वजह से अंकुर प्रीति से जलने लगा। अंकुर ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन अब भी पुलिस के लिए चुनौती थी अंकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। फिर अपनी जांच के दौरान पुलिस ये पता करती है कि आखिर अंकुर को एसिड किसने दिया। अपनी जांच पड़ताल करते हुए पुलिस को पता चला कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के दुकानदार से ये कहते हुए एसिड खरीदा कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी दुकान खोली है और वो उससे बहुत सारा एसिड खरीदेगा। लेकिन इतना ज्यादा एसिड खरीदने से पहले वो सैंपल देखना चाहता है, इसलिए उस दुकानदार ने एक च्यवनप्राश के डिब्बे में सैंपल के तौर पर करीब 2 लीटर एसिड भरकर अंकुर को दे दिया था। इसके अलावा पुलिस ने अंकुर के फोन की जब लोकेशन निकलवाई तो 2 मई 2013 को उसकी लोकेशन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर ही थी और फिर कुछ गवाहों के सामने अंकुर की आइडेंटिफिकेशन परेड भी करवाई गई। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान अंकुर के साथ ही कुछ और लड़कों को भी खड़ा किया गया और वो गवाह उन खड़े किए गए लड़कों में से अंकुर की पहचान कर लेते हैं और वो बताते हैं कि ये वही लड़का है जो एसिड फेंकने के बाद तेजी से भाग रहा था। और उन गवाहों में से कुछ लोगों ने अंकुर को ट्रेन में भी देखा था। सारे सबूतों और बयानों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है, जहां मामले की सुनवाई शुरू होती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस सभी बयानों के साथ कुल 7 गवाहों को पेश करती है। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद मुंबई की सेशन कोर्ट अंकुर को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और 326 बी के तहत अपराधी करार देते हुए मौत की सजा सुनाती है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। मुंबई सेशन कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद अंकुर ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस बीडी नायर कर रहे थे। इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अंकुर की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हालांकि प्रीति के साथ जो हैवानियत हुई उसके सामने उम्र कैद की सजा तो क्या, फांसी की सजा भी शायद कम ही होती। तो दोस्तों, ये थी प्रीति राठी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्राइम रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा क्राइम रेडियो की अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।